नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिका के साथ हुए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौते के तहत भारत को एक पोसाइडन 8I सामुद्रिक निगरानी विमान मिल गया है। ये विमान अत्याधुनिक सेंसरों से लैस है। इसे हिंद महासागर में चीन के पोतों और पनडुब्बी की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। LAC पर भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। चीन LAC के 3488 किलोमीटर लाइन पर लंबे गतिरोध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसके तहत पोस्टों को बेहतर बनाने, सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक में आ रहे 4 दहशतगर्दों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। एनकाउंटर के चलते जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद कर दिया गया है। मुठभेड़ में जम्मू के SSP समेत 4 सिपाही भी घायल हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने JNU दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय पूरे विश्व के लिए प्रेरणा थे। तक्षशिला और नालंदा ने शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानक निर्धारित किए थे। भाजपा ने राज्यों में बदलाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों ने बताया कि अब आगे महीने यूपी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की समीक्षा होगी। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा सहित उन राज्यों को भी शामिल किया जाएगा जहां पार्टी की सरकार है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा आज पार्टी की ओर से नियुक्त विभिन्न राज्यों के केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान वो अगले साल होने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। यह सम्मेलन 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। ये मोदी जल्द ही अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रियों के इस्तीफे और 2 मंत्रियों के निधन के बाद अब कैबिनेट विस्तार जरूरी हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी और लॉकेट चटर्जी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। भारत की पहली महिला PM इंदिरा गांधी की आज जयंती है। इस मौके पर सोनिया और राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अपनी दादी को याद करते हुए राहुल ने उन्हें शक्ति का स्वरूप बताया है। राहुल ने कहा कि उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को किसी भी मामले की जांच करने से पहले उस राज्य की सहमति लेना अनिवार्य होगा। 8 राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के अनुरूप है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 करोड़ 65 लाख से ज्यादा हो गया है। इनमें 3 करोड़ 93 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी तक 13 लाख 53 हजार लोगों की जान जा चुकी है। 1 करोड़ 58 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 89 लाख 58 हजार के पार पहुंच चुका है, जबकि अभी तक 1 लाख 31 हजार लोगों की जान जा चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में 45,369 मामले सामने आए हैं। वहीं 48,675 मरीज ठीक हो गए हैं और 586 की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से पहली बार एक दिन में 131 लोगों की जान चली गई है, जबकि संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना हालात के मद्देनजर दिल्ली के CM केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली से नोएडा आ रहे 165 लोगों की रैंडम जांच हुई। इनमें से 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 81 लोगों की जांच DND और 84 लोगों की जांच चिल्ला बिंदु पर की गई है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये जांच हो रही है। दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि वाहन चलाते समय सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। सरकार ने ये स्पष्टीकरण एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। कोरोना महामारी को लेकर भारत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत कोरोना की वैक्सीन की खरीद की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया गया है। भारत ने कोरोना वैक्सीन की 150 करोड़ से अधिक डोज खरीदने की बात फाइनल कर ली है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार में फेरबदल की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में CM येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों में फेरबदल के संकेत दिए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने RCEP से भारत के हटने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि चिंताओं का उचित समाधान न होने के कारण भारत को इससे अलग होना पड़ा। उसमें शामिल होने से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया है कि अगले चुनाव में भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि ममता को हराने के लिए भाजपा जमीनी स्तर पर काम कर रही है। 83% मतदान केंद्रों तक पार्टी ने पहुंच बना ली है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर शुरू हुई कलह थमने का नाम नहीं ले रही है।
सिब्बल और तारिक के बाद अब चिदम्बरम ने पार्टी की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहीं है ही नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जान बीएमसी में अटकी हुई है। ये शिवसेना के लिए नोट कमाने और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। बीएमसी में 30 सालों से शिवसेना का कब्जा है। भाजपा बीएमसी 2022 का चुनाव जीतेगी। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सियासी घमासान जारी है। गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्रीय सचिवालय की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कोई भी फैसला नहीं हो सका है। प्रेसिडेंट के आरोपों का जवाब देने के लिए पीएम केपी शर्मा ओली ने 10 दिन का समय मांगा है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत छोड़ पाकिस्तान समेत 12 देशों के नए वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि यूएई अधिकारियों द्वारा ये निर्णय कोरोना के चलते लिया गया है। भारतीय मूल के विवेक मूर्ति और प्रोफेसर अरुण मजूमदार को जो बाइडेन की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो विवेक मूर्ति को स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। अरुण मजूमदार को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली के आरोपों को भी दोहराया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि मैंने चुनाव में जीत दर्ज की, पूरे देश में धोखाधड़ी हुई है। चंडीगढ़ का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल रॉक गार्डन आज से पर्यटकों और शहरवासियों के लिए खुल गया है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने रॉक गार्डन में घूमने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं, जिसमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने डीडीसी के चुनाव में प्रचार नहीं करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। प्रशासन भाजपा की सहायता करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। डीजीजीआई की नागपुर इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय जीएसटी इनवॉइस गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस दौरान 131 करोड़ रुपए के फर्जी लेनदेन और 26 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी वाले इनपुट का पता चला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत की है। सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी की जयंती पर स्पेशल मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन क्लिनिक में महिला मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कृषि और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कर्ज माफी, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे झूठे वादे कर भाजपा ने किसानों का वोट हासिल किया। भाजपा सरकार किसानों को कारपोरेट घरानों का बंधक बनाना चाहती है। निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शहरों के लिए 650 से अधिक उड़ानें बहाल कर दी गई हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर से उड़ानों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। लखनऊ से देश के 13 अन्य बड़े शहरों में जाने के लिए सीधी उड़ानें मिलेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार में हाशिए पर चल रहे मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचा हूं, किसी की कृपा से नामित नहीं किया गया। अब सभी की नजरें आज होने वाली उनकी रैली पर टिकी हैं, वे क्या घोषणा करते हैं। पंजाब के किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार पहले मालगाड़ी चलाए, बाद में यात्री गाड़ियों के बारे में विचार करेंगे। किसानों ने कहा है कि फिलहाल यात्री रेलगाड़ियों का मार्ग अभी बाधित रहेगा। सीएम अमरिंदर सिंह ने किसान संगठनों के इस रुख की आलोचना की है। असम में 126 विधानसभा क्षेत्रों की मसौदा मतदाता सूचियां प्रकाशित की गई हैं। सूची में 1,70,000 नए मतदाताओं के साथ 2 करोड़ 24 लाख मतदाता शामिल हैं। बता दें कि विधानसभा का चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने मवेशियों की रक्षा के लिए कार्यबल गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मवेशियों की तस्करी और उनके वध को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में 11 सदस्यीय कार्यबल गठित किया जाए। दिल्ली सरकार रानीखेड़ा में उच्च प्रौद्योगिकी बिजनेस पार्क बनाएगी। ये बिजनेस आईजीआई से 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ये अपनी तरह का पहला बिजनेस पार्क होगा। इसमें विभिन्न आईटी सेवा और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। आरसीएफ कपूरथला ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्षमता वाले डबल डेकर रेलवे कोच तैयार किए हैं। ये नया डबल डेकर कोच अत्याधुनिक सुविधाओं और डिजाइन से लैस है। इसकी क्षमता 120 सीटों की है। ऊपरी डेक पर 50 यात्री और निचले डेक पर 48 यात्रियों के लिए जगह है। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने गुपकार गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव तिरंगा प्रेमियों और पाकिस्तान चीन प्रेमियों के बीच की लड़ाई है। गठबंधन के नेता विशेष दर्जे को बहाल करने का सपना देख रहे हैं, ये कभी पूरा नहीं होगा। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। ममता ने कहा है कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि नेताजी के लापता होने के संबंध में भी केंद्र उचित कदम उठाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आ रहे हैं ताकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शांति भंग की जा सके। उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब देगी।
ममता बनर्जी के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश के बाकी हिस्सों से आने वाले भारतीयों का तृणमूल कांग्रेस सरकार स्वागत नहीं करती है। इसके उलट बांग्लादेशी घुसपैठियों का ममता बनर्जी दिल खोलकर स्वागत करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज का विपक्ष सिर्फ विरोध करने में ही विश्वास करता है, उसे छात्रों और देश की चिंता नहीं है। यदि छात्रों को बिना परीक्षा उत्तीर्ण कर दिया जाता तो जीवन भर उन पर कोरोना के दौरान उत्तीर्ण होने का ठप्पा लग जाता। वैज्ञानिकों ने ध्वनि आधारित लाइब्रेरी तैयार की है, जिसकी मदद से टिड्डियों की प्रजातियों और उनकी विविधता पर नजर रखी जा सकेगी। इस प्रक्रिया से आने वाले समय में टिड्डियों के हमलों से फसलों को बचाया जा सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के विकट दौर में जीवन रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए निजी अस्पताल भी संक्रमितों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। सभी अस्पताल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर ही इलाज उपलब्ध कराएं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद जैसे कानून बनाने का प्रोपेगेंडा फैला रही है। शैलजा ने कहा कि सरकार ने किसान मजदूरों की हालत बद से बदतर बना दी है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने उन्हें प्रभावी लेखिका और जन समाज सेविका के रूप में याद किया। उत्तराखंड सरकार महिलाओं को जमीन के स्वामित्व में सहभागीदारी बनाएगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति सरकार को सुझाव देगी कि महिलाओं को संपत्ति में कैसे सहभागीदार बनाया जाए। बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए महिला क्रिकेट टीमों का क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। आईसीसी और राष्ट्रमंडल खेलों के महासंघ ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला टी20 क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रोहित शर्मा को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से रोहित के पास सीमित ओवरों के एक प्रारूप में टीम की कप्तानी का दावा मजबूत करने का सर्वश्रेष्ठ मौका होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान किया है। 16 साल में पहली बार 2 मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए अगले वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। कराची में 14 और 15 अक्टूबर को होने वाले ये 2 मैच टी20 विश्व कप की तैयारी का हिस्सा होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।